यह सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं है, यह टकराव है साम्राज्य की स्मृति और स्वतंत्रता की आकांक्षा का। यह संघर्ष है अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध की अधूरी लड़ाई का, और यह परीक्षण है उस वैश्विक व्यवस्था का जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रचा गया। नमस्कार, मैं नुजल चौहान, और आज के विश्लेषण में हम रूस यूक्रेन युद्ध को केवल एक टकराव के रूप में नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक भूचक्र के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, जहां इतिहास की परछाइयां, वर्तमान की आकांक्षाएं और भविष्य की अनिश्चितताएं साथ साथ चलती हैं। यूक्रेन कोई सामान्य पड़ोसी नहीं है। वह कभी रूस की सभ्यता की जन्मभूमि माना जाता था, कीवन रुस से शुरू होकर सोवियत संघ तक। लेकिन वही यूक्रेन 1991 में स्वतंत्र हुआ और धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। 2014 क्रांति, जिसमें रूस समर्थक राष्ट्रपति यानुकोविच हटाए गए। रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थित विद्रोह। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण सैन्य हमला किया। रूस के तर्क नेटो का विस्तार, सुरक्षा के लिए खतरा, रूसी भाषी नागरिकों की सुरक्षा, पश्चिमी हस्तक्षेप के खिलाफ सामरिक कार्रवाई। लेकिन आलोचक कहते हैं यह रूस की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है, यह यूक्रेन की संप्रभुता का हनन है, यह एक नए शीत युद्ध की शुरुआत है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है, लगभग 6000 वॉरहेड्स, Su-57 फाइटर, हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे किंझाल और जर्कन, और S-400 डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। वागनर ग्रुप जैसी निजी मिलिशिया का उपयोग भी होता है, जो अफ्रीका से लेकर यूक्रेन तक सक्रिय है। साइबर युद्ध में भी रूस की महारत है, जिसमें सैटेलाइट, पावर ग्रिड और मीडिया हैकिंग शामिल है। लेकिन 2023 के बाद सैनिकों की थकावट, आर्थिक पाबंदियों के कारण सैन्य आपूर्ति में रुकावट और युवा वर्ग में भर्ती की समस्या सामने आई है। नेटो की उत्पत्ति 1949 में हुई थी, सोवियत खतरे से सुरक्षा के लिए। 1991 के बाद इसके कई सदस्य पूर्व सोवियत क्षेत्र से आए पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य 1999 में शामिल हुए। बाल्टिक राष्ट्र लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया 2004 में शामिल हुए। रूस की दृष्टि से नेटो का विस्तार हमारी सीमाओं के भीतर पश्चिमी तोपें लाना है। यूक्रेन की आकांक्षा है हमें सुरक्षा चाहिए, नेटो ही हमारा कवच हो सकता है। लेकिन नेटो की नीति स्पष्ट है, यूक्रेन हमारा साथी है, सदस्य नहीं। यही अधर में लटकती स्थिति यूक्रेन को युद्ध में अकेला भी करती है। अमेरिका ने $100 अरब से भी अधिक की सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसमें हाइमर्स, पेट्रियट मिसाइल, ब्रैडली और एब्रम्स टैंक शामिल हैं। एआई, सैटेलाइट और ISR प्रणाली से रियल टाइम युद्ध सूचना भी प्रदान की जाती है। यूरोप की बात करें तो जर्मनी ने लेपर्ड टैंक भेजे हैं, ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दी हैं, और पोलैंड और बाल्टिक देशों ने हथियार, प्रशिक्षण और शरण दी है। लेकिन अमेरिका के अंदर यूक्रेन सहायता को लेकर मतभेद है। यूरोप ऊर्जा संकट से त्रस्त है। रूस से गैस कटौती के बाद यह समर्थन पूर्ण नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रहा। मई 2025 ड्रोन हमले रूस के एयरबेसों पर हुए, जैसे कि तांबो, तसरित्सिन और स्मोलेंस्क। इन हमलों में सामरिक बम वर्षकों को नुकसान पहुंचा और रूस की एयर डिफेंस में सेंध लगी। रूस ने इसे पश्चिम द्वारा निर्देशित छद्म युद्ध बताया। यह संकेत है कि युद्ध यूक्रेन की सीमा से बाहर फैल रहा है। ग्लोबल फूड चेन बाधित हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक है। ऊर्जा संकट भी गहराता जा रहा है, विशेषकर यूरोप में। इस बीच चीन और रूस की नजदीकी बढ़ रही है। वहीं भारत अपनी रणनीतिक संतुलन नीति पर कायम है, न रूस से दूर न पश्चिम से कटाव। 3 संभावित रास्ते हैं। पहला, राजनयिक समाधान, जिसमें तुर्की और भारत जैसे देशों की मध्यस्थता हो सकती है। दूसरा, स्थायी सीमांकन, जैसे कोरिया के डीएमजेड मॉडल पर। और तीसरा, लंबा थकाऊ युद्ध, जो अफगानिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन एक बात तय है, यह युद्ध मानचित्र नहीं,
मानसिकता बदलने की लड़ाई है। एक राष्ट्र अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है और दूसरा अपनी विरासत की वापसी के लिए। बीच में फंसी है विश्व की वो व्यवस्था जिसे हम नियम आधारित कहते हैं। मैं नुजल चौहान, यह था विश्लेषण। फिर मिलते हैं एक और जटिल विषय के साथ। धन्यवाद।